हाय गाइस, एडवोकेट अनप्लग में आपका स्वागत है। गाइस आज हम बात करेंगे जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। गाइस हम बेसिकली बात करेंगे सेक्शन 40 से लेकर 44 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो गाइस इसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस इससे पहले की जो वीडियो है सेक्शन 40 से पहले की वह हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप वह चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सेक्शन 40 के बारे में। गाइस सेक्शन 40 बात करता है प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। गाइस ये कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is relevant fact when the question whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial। तो गाइस बेसिकली सेक्शन यह कहता है कि अगर मान लो कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर या डिक्री एग्जिस्ट करती है जो कि लॉ से प्रिवेंट करती है कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने में किसी सूट की या किसी ट्रायल को करने की, और क्वेश्चन भी यही है कि वेदर सच कोर्ट और टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट और टू होल्ड सच ट्रायल, यानी कि कोर्ट के सामने क्वेश्चन भी है कि उसको क्या कहते हैं कॉग्निजेंस लेनी है या नहीं लेनी, या ट्रायल करना है नहीं करना। तो यह बात रेलिवेंट होगी कि अगर मान लीजिए कोई लॉ जो है प्रिवेंट कर रहा है कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से या ट्रायल करने से। गाइस बेसिकली यह कहता है कि मान लीजिए अगर कोई जजमेंट है, पहले से ही कोई जजमेंट है या ऑर्डर है या डिग्री है, और कोर्ट को फिर आगे कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है, और अगर लॉ उसको प्रिवेंट कर रहा है कॉग्निजेंस लेने से, तो गाइस फिर जो है यह बात जो है एक रेलिवेंट फैक्ट होगी। गाइस बेसिकली ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, जैसे कि हमने सेक्शन 11 में पढ़ा है कि क्या कहते हैं अगर मान लीजिए पार्टीज़ के बीच में कोई केस डिसाइड हो गया सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर, तो गाइस फिर जो है दोबारा से जो है उनको वैक्स नहीं करना चाहिए लिटिगेशन के अंदर। बेसिकली इसका मतलब यही है कि अगर मान लो कोई एक बार इशू डिसाइड हो गया तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स नहीं होनी चाहिए, और जो है बार बार जो पार्टी है सेम ही कॉज को लेकर जो है लड़ती नहीं रहनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ दिस सेक्शन अप्लाइज बोथ टू सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, यानी कि प्रिंसिपल जो है सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों पर अप्लाई होता है। और गाइज ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो कोई जजमेंट जो क्रिमिनल केस में आई है जिससे कन्विक्शन हो गया या आदमी को बरी कर दिया, वह जो है रेस जुडिकेटा की तरह से एक्ट करेगी किसी सिविल प्रोसीडिंग में, या अगर मान लो सिविल प्रोसीडिंग में कोई जो है सूट जो है डिसाइड हो गया वह एक्ट करेगा रेस जुडिकेटा क्रिमिनल केसेस में। ऐसा नहीं है गाइज। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब हम केस फाइल करते हैं तो गाइज बेसिकली चेक बाउंसिंग का जो केस होता है उसमें जो है हो सकता है कि कोर्ट जो है उसको कन्विक्ट करे या ना करे, लेकिन हम साथ में जो है एक सिविल सूट भी फाइल करते हैं रिकवरी का, तो रिकवरी के सूट में हो सकता है कोर्ट जो है वह रिकवरी का सूट जो है दूसरी पार्टी के फेवर में कर सकती है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि ये अगर मान लो सिविल केस डिसाइड हो गया तो वह रेस जुडिकेटा की तरह बात करेगा क्रिमिनल केस पे, और अगर कोई क्रिमिनल केस डिसाइड हो गया तो वह बार करेगा सिविल केस को। तो गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 के बारे में। गाइज सेक्शन 41 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिसडिक्शन। गाइज बेसिकली यह सेक्शन कहता है फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन which confers upon or take away from any person any legal character or which declares any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specific things not as against any specified person but absolutely is relevant when the existence of any such legal character or the title of any such person to any such thing is relevant। गाइज बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड सेक्शन है, तो इसका पहले फर्स्ट पार्ट को हम समझते हैं। तो गाइज बेसिकली यह सेक्शन यह कहता है कि अगर मान लीजिए कोई फाइनल जजमेंट है या कोई ऑर्डर है या डिक्री है किसी कोर्ट का, वो उसने कब दिया, जब या तो कोई प्रोबेट के अंदर या मैट्रिमोनियल इशू था या एडमिरलिटी से रिलेटेड था या इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड। बाय द गाइज बेसिकली प्रोबेट होता है सर्टिफिकेट ऑफ विल, यानी कोर्ट जो है सर्टिफाई करता है विल को, तो उसमें जो है फिर प्रोबेट बनता है गाइज। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई जजमेंट इस तरीके की थी इन तरीके की केसेस में, और वह जजमेंट क्या कर रही थी, पहला तो कन्फर कर रही थी अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल करेक्टर, यानी कि या तो किसी आदमी को कोई लीगल करेक्टर दे रही थी या उसका कोई लीगल करेक्टर ले रही थी, या डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू, यानी पर्सन जो है किसी पर्सन को डिक्लेयर कर रही थी कि वो पर्सन एंटाइटल्ड है उस करेक्टर के, और एनी स्पेसिफिक थिंग एब्सोल्युटली, यानी कि किसी पर्टिकुलर थिंग के,
तो वह बात जो है रेलिवेंट होगी अगर मान लो कोई क्वेश्चन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच करेक्टर, उस तरीके के करेक्टर को लेके, या टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन टू डू एनी थिंग इज़ रेलिवेंट। बेसिकली गाइज यह सेक्शन ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई जजमेंट आई किसी कोर्ट की इन रिलेशन टू प्रोबेट, मैट्रिमोनियल इशूज़, एडमिरलिटी, इंसॉल्वेंसी और या जुडिशियल लेकर, और उसने कोई टाइटल जो है कन्फर किया किसी को, या कोई करेक्टर कन्फर्म किया, वह जो है रेलिवेंट होगा अगर मान लो वही जो लीगल करेक्टर जो है क्वेश्चन में है। गाइस बेसिकली यह जजमेंट उन जजमेंट की बात करता है जो कि जजमेंट इन रैम है, यानी कि जजमेंट भी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक जजमेंट इन रैम एंड जजमेंट इन पर्सोना। गाइस जजमेंट इन पर्सोना वह जजमेंट होती है जो कि बिटवीन दी पार्टीज़ होती है, इंटर पार्टीज़ की होती है, वाइल जजमेंट इन रैम जो है वह इफेक्ट करती है ना कि पार्टीज़ को बल्कि पूरी क्या कहते हैं वर्ड को जो है इफेक्ट करती है, दैट इज दे आर कॉल्ड एज जजमेंट इन रैम। तो गाइज यह सेक्शन यही बात करता है कि ये जो जजमेंट जो भी इससे रिलेटेड है वह ना सिर्फ इंटर पार्टीज़ को इफेक्ट करेंगी बल्कि जो है पूरे वर्ल्ड को जो है वह जो है जजमेंट जो है इफेक्ट करेंगी। बात करते हैं इस सेक्शन के सेकंड पार्ट के बारे में जो कि बात करता है सच जजमेंट इज़ कंक्लूसिव प्रूफ। नंबर 1 दैट एनी लीगल करेक्टर विच इट कन्फर्स एक्रूड एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट केम इनटू ऑपरेशन, यानी कि जो लीगल करेक्टर जो है कन्फर किया जजमेंट ने वो कब से होगा, टाइम जब के जजमेंट जो है ऑपरेशन में आई। और गाइज इसका सेकंड कहता है कि दैट एनी लीगल करेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड एक्रूड एट द टाइम मैंशनड इन द जजमेंट, यानी कि लीगल करेक्टर जो कि डिक्लेयर किया किसी पर्सन को वह एंटाइटल्ड कब से एक्रू करेगा उसके ऊपर जबकि टाइम जो मेंशन किया जजमेंट में। और या गाइज अगर कोई लीगल करेक्टर जो कि ले लिया गया है किसी आदमी से या सीज़ कर दिया है उसको, मतलब अब उसके पास नहीं है, वह कब से होगा जो कि टाइम मेंशन है जजमेंट में। और गाइज ये कहता है अगर मान लो कोई भी चीज़ जो है एनीथिंग टू विच इट डिक्लेयर्स अ पर्सन टू बी एंटाइटल्ड वॉज द पर्सनस प्रॉपर्टी एट द टाइम एट विच द जजमेंट डिक्लेयर इट टू बी हिज। कहता है अगर मान लो कोई पर्सनल प्रॉपर्टी या कोई चीज़ जो किसी आदमी को मिलती है वो कब से मानी जाएगी, जबकि जजमेंट में जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम से मानी जाएगी। बेसिकली यह सेक्शन जो है बात करता है कि जो जजमेंट जो है कंक्लूसिव प्रूफ होगी किसको लेके, लीगल करेक्टर कब मिला, किस टाइम पे मिला, या लीगल करेक्टर जो है पर्सन के ऊपर कब उसको मतलब कब से वह एंटाइटल्ड है, या लीगल करेक्टर उससे लिया तो कब लिया गया, या अगर कोई मान लो कोई चीज़ किसी आदमी को मिली तो वह जो है उस प्रॉपर्टी का कब से एंटाइटल्ड है, वह जो है अगर जो जजमेंट जो है वह उस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा। इस कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 4 में, जो कि कहती है कि व्हेन वन फैक्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर the court shall on proof of one of the fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। बेसिकली कंक्लूसिव प्रूफ का गाइस हमने पहले भी पढ़ा है, ये कहती है कि अगर मान लो कि इस एक्ट में किसी भी फैक्ट को जो है किसी फैक्ट को दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ कहा गया है तो कोर्ट जो है अगर मान लो एक फैक्ट प्रूफ हो गया जाता है तो दूसरे फैक्ट के लिए जो है एविडेंस लीड करने की ज़रूरत नहीं मानती और वह जो है वह भी अपने आप में प्रूव्ड माना जाएगा और कोर्ट जो है एविडेंस भी लीड नहीं करनी देगी उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए। गाइस बेसिकली ये सेक्शन जो है बात करता है जजमेंट इन रैम के बारे में। गाइस इसको सपोज एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई प्रोबेट का केस चल रहा था, यानी कि अगर मान लो कोई विल का जो प्रोबेट के लिए केस गया और वह एक पर्टिकुलर डेट को डिसाइड हो गया कि इस दिन जो है यह जो है प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो गई या प्रोबेट में जो है उसकी जो विल का जो है प्रोबेट हो गया, तो गाइस तो वह जो है कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। अगर मान लो फर्दर कोई सब्सिक्वेंट केस होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि वह प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, तो गाइस जो ये जजमेंट इन रैम है बेसिकली, तो ये जजमेंट जो पहले आ चुकी है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है इस दिन से इसकी है, तो वह जो है मानी जाएगी कि प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती है और उसको जो डिस्प्रूव करने के लिए भी क्या कहते हैं कोर्ट एविडेंस लीड नहीं करने देगा। गाइस सिमिलरली अगर मान लीजिए किसी आदमी का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था या हस्बैंड और वाइफ के बीच में उनका डाइवोर्स हो जाता है, तो जिस दिन डिक्री डाइवोर्स की पास होगी वह कंक्लूसिव मानी जाएगी कि इस दिन से इनका डाइवोर्स हो गया। और मान लो यह क्वेश्चन कभी फर्दर एनालाइज करता है तो गाइज उसको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह जजमेंट इन बेसिकली रैम है। या किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं तो गाइज जिस दिन वह इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो अगर मान लो फर्दर किसी केस में आता है कि वेदर द पर्सन इज़ इंसॉल्वेंट और नॉट, ये फैक्ट इन इशू आता है या रेलिवेंट फैक्ट है, तो गाइज इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही जो है केस में डिसाइड हो चुका है। यही बात करता है सेक्शन 41। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 42 के बारे में, जो कि बात करता है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑर्डर एंड डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41।
गाइस सेक्शन कहता है कि जजमेंट ऑर्डर और डिक्रीज other than those mentioned in section 41 are relevant if they are related to matters of a public nature relevant to the inquiry, but such judgment order or decree are not conclusive proof of that which they state. बेसिकली गाइज यह सेक्शन कहता है कि जजमेंट अगर मान लो कोई रिलेट करती है पब्लिक नेचर से तो वह जो है रेलिवेंट है और वह जजमेंट जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी, यानी कि बेसिकली जो है वो रेलिवेंट तो होगी पर जो है वह जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। तो गाइज इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि ए सूज बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड। ए ने जो है बी पर केस किया ट्रेसपासिंग का उसकी लैंड के ऊपर। बी एलिजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड। बी कहता है कि भाई इस पर तो पब्लिक राइट थी, इस पे से राइट ऑफ वे है, कोई भी आदमी उस पर आ जा सकता है। विच ए डिनाइज, जिसको ए जो है मना करता है। तो गाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री इन फेवर ऑफ अ डिफेंडेंट in a suit by A against C for trespass on the same land in which C alleged the existence of the same right of way is relevant but is not conclusive proof of the right of way exist। गाइस कहता है कि अगर मान लो कोई डिक्री जो है जो कि डिफेंडेंट के फेवर में है, सपोज ए ने जो है सी के ऊपर भी सेम ट्रेसपास का सूट किया था और उसमें सी जो है वह केस जीत जाता है और वह भी एलेज करता है सेम वे, सेम बात को, राइट ऑफ वे को। तो गाइज यह जो बात जो है रेलिवेंट तो है पर ये जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा कि राइट ऑफ वे जो है एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसको आपको फर्दर एविडेंस देने पड़ेंगे इसको बात को प्रूव करने के लिए। तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट तो हो सकता है लेकिन जो है ये कंक्लूसिव प्रूफ जो है नहीं है। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 43 के बारे में। गाइज सेक्शन 43 बात करता है जजमेंट एटसेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 42 व्हेन रेलिवेंट, यानी कि जजमेंट जो है 40 और से लेके 42 के सेक्शंस में दे रखी है, उसके अलावा जो जजमेंट है वह कब रेलिवेंट होंगी। तो गाइज सेक्शन कहता है जजमेंट ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41 एंड 42 आर इररेलिवेंट अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू और इज अ रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। गाइज बेसिकली यह सेक्शन कहता है कि जजमेंट ऑर्डर और डिक्री जो हैं अदर देन दोज जो कि सेक्शन 40, 41, 42 के अंदर जो हैं उसके अलावा कोई जजमेंट है वे सारी की सारी इररेलिवेंट होंगी। लेकिन इसी सेक्शन में एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन ये कहती है कि दे आर रेलिवेंट इन फॉलोइंग 2 कंडीशन, यानी 2 कंडीशंस में रेलिवेंट होंगी। सबसे पहली क्या होगी, व्हेन देयर एज अ एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट ऑर्डर और डिग्री इज़ अ फैक्ट इन इशू, यानी कि अगर मान लो कोई जो जजमेंट जो है वह अगर मान लो कोई जो है फैक्ट इन इशू है या व्हेन दे आर रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि या किसी और प्रोविजंस में जो है ये जो है एक्ट के जो है रेलिवेंट हैं। तो बेसिकली जजमेंट वैसे तो रेलिवेंट होगी अगर मान लो कोई फैक्ट इन इशू है या वह किसी और तरीके से रेलिवेंट है तब वह जजमेंट जो है रेलिवेंट होगा। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन फर्स्ट कहती है ए एंड बी सेपरेटली सू सी फॉर लाइबल। ए और बी ने सी पे केस किया लाइबल का which reflects upon each of them, ठीक है। C in each case says that the matter alleged to be libelous is true। C ने हर केस में, C ने दोनों केसों में कहा कि जो मैटर जो है libelous वो है ट्रू है and the circumstances are such that it is probably true in each case or in neither, यानी कि circumstances ऐसे या तो सभी केसों में यह सच होगा या किसी भी केस में नहीं होगा। तो भाई A obtain a decree against C for damages on the ground of C, यानी A को जो है डिक्री मिल जाती है सी के अगेंस्ट में डैमेजेस की ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल टू मेक आउट हिज जस्टिफिकेशन, जो उसने बेसिकली कहा था कि ट्रू है वह उसको प्रूव नहीं कर पाया। दिस फैक्ट इज इरेलीवेंट बिटवीन बी एंड सी, यानी कि यह जो फैक्ट जो है इरेलीवेंट होगा बी और सी के केस में, यह गाइज रेलिवेंट नहीं होगा। तो गाइज इसकी इलस्ट्रेशन 2 कहती हैं ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर एडल्ट्री विद सी एज वाइफ। ए ने जो है केस किया बी के ऊपर किस चीज़ का, एडल्ट्री का, कि क्या कहा विद सी। ए ने प्रोसिक्यूट किया बी को फॉर एडल्ट्री विद सी जो कि ए की पत्नी है। बी ने जो है डिनाई किया कि दैट सी इज़ ए वाई, बी ने डिनाई किया कि सी जो है ए की पत्नी नहीं है, बट द कोर्ट ने जो है कन्विक्ट कर दिया बी को एडल्ट्री के लिए। तो गाइज उसके बाद क्या हुआ, सी जो है सी इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एज टाइम। सी ने जो है फिर बी से शादी कर ली और उस पर जो है केस किया बाइगेमी का ए ने, क्योंकि उसने लाइफ टाइम में ए के में जो है मैरिज कर ली थी। तो सी ने कहा कि भाई वो उसने तो कभी ए की वह वाइफ ही नहीं थी। तो जो जजमेंट अगेंस्ट बी जो है वह इररिलेवेंट है अगेंस्ट सी, यानी कि यह जजमेंट जो है इस केस में जो है इररिलेवेंट होगी
सी के अगेंस्ट में, यानी कि यह जजमेंट जो है एज पर सेक्शन 42 जो है इररेलीवेंट, 43 सॉरी गाइज, एज पर सेक्शन 43 जो है ये इररेलीवेंट होगी। गाइज अब हम बात करते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन के बारे में। गाइज थर्ड इलस्ट्रेशन कहती है ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम, बी इज़ कन्विक्टेड, यानी ए ने बी पर केस किया कि उसने जो है उसकी गाय चुराई है और उसमें बी को सजा हो जाती है। ए ने उसके बाद क्या किया, ही सूज सी फॉर अ काउ विच बी हैज़ सोल्ड टू हिम बिफोर हिज कन्विक्शन। ए ने सी पर केस किया कि क्या केस किया कि उस गाय के लिए जो कि बी ने जो है सी को बेची थी बिफोर कन्विक्शन। तो एज बिटवीन ए एंड सी द जजमेंट अगेंस्ट बी इज रेलिवेंट, यानी कि जो जजमेंट पहले पास हुई थी बी के अगेंस्ट के उसने गाय चुराई है, वह जो है इररिलेवेंट होगी बिटवीन ए एंड सी के बीच में। हो सकता है गाइस ने कौन सी गाय बेची हो, कोई दूसरी गाय बेची हो या नहीं बेची हो, तो यह जजमेंट जो है इररिलेवेंट होगी एज बिटवीन ए एंड सी। गाइज अब हम बात करते हैं इसकी इलस्ट्रेशन 4 के बारे में। गाइज इलस्ट्रेशन 4 कहती है ए हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिग्री ऑफ पोजेशन ऑफ अ लैंड अगेंस्ट बी सी, बी ए हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिग्री ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी सी, बी सन मर्डर्स ए इन कॉन्सिक्वेंस, यानी ए को जो है ए ने डिग्री ली बी और सी के अगेंस्ट जो है किसी लैंड की पोजेशन की, बी के बेटे ने जो है मर्डर कर दिया ए का, उसके कॉज अ कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि उसने लैंड ली उसने मर्डर कर दिया। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट इज़ रेलिवेंट एज शोइंग मोटिव ऑफ द क्राइम। बेसिकली यह जो है जजमेंट जो है सिंस जो है ये अदरवाइज रेलिवेंट हो जाएगी, क्योंकि यह जो है मोटिव बता रही है कि क्यों मर्डर किया उसने, क्योंकि जो है उसका पोजीशन जो है ए ने ले लिया था। तो यह जो है रेलिवेंट हो जाएगी बिकॉज एज पर एक्सेप्शन बी, जो कि व्हेन देयर आर रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन, यानी कि एज अ मोटिव जो है यह जो है जजमेंट जो है रेलिवेंट हो जाएगी। गाइस अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन 5 के बारे में। इलस्ट्रेशन 5 कहती है ए इज़ चार्ज विद थेफ्ट एंड विद हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, यानी कि ए के ऊपर जो चार्ज है किस चीज़ का, चोरी का चार्ज है, और उसको ऊपर जो है पहले जो है कन्विक्शन भी हो चुका है चोरी का। द प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज फैक्ट इन इशू, बेसिकली यह फैक्ट इन इशू है प्रेजेंट केस में। तो यह कैसे रेलिवेंट होगी, क्योंकि यह जो है जो उसने चोरी का जो चार्ज जो लगाया अभी जो प्रेजेंट केस में जो थेफ्ट का चार्ज है, और पहले भी उसको कन्विक्शन किसका हुआ है, थेफ्ट का हुआ है, तो यह रेलिवेंट होगी एज पर एक्सेप्शन कि व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट और ऑर्डर और डिग्री इज इन फैक्ट इन इशू। गाइज अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन 6 के बारे में। इलस्ट्रेशन 6 कहती है ए इज़ ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी, यानी ए के खिलाफ जो है मर्डर का, बी के मर्डर का केस है। तो द फैक्ट दैट बी प्रोसिक्यूटेड ए फॉर लाइबल एंड देन ए वॉज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड, कि अगर मान लो कोई फैक्ट है कि बी ने जो प्रोसिक्यूट किया ए को लाइबल के लिए और ए को उसकी वजह से सज़ा हो गई थी, तो यह रेलिवेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये मोटिव बता रहा है कि भाई सीधा सीधा क्यों उसने उसको सज़ा कराई थी, तो हो सकता है उसने उसको मार दिया हो। तो गाइज़ यह बेसिकली बात हो गई कि रेलिवेंट है अंडर सम अदर प्रोविजंस। बेसिकली यह जजमेंट जो है रेलिवेंट है अदर प्रोविजन में। गाइज़ ये कहते हैं कि अगर जजमेंट कोई भी जो है इन जनरली इरेलीवेंट होगी, अगर जो 40, 41, 42 के अलावा जो जजमेंट है वह जो है इरेलीवेंट होगी। लेकिन अगर मान लो कोई है तो फैक्ट इन इशू है या कोई किसी और तरीके से रेलिवेंट है, तब जो है इस एक्ट के अंदर तब जो है वह जजमेंट जो है रेलिवेंट होगी। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 44 के बारे में। सेक्शन 44 बात करता है फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इन कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट में बी प्रूव्ड। गाइज यह कहता है सेक्शन एनी पार्टी टू अ सूट or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under section 40, 41 or 42 and which has been proved by the adverse party was delivered by the court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion। गाइज बेसिकली कहता है कि अगर मान लो दो पार्टी हैं, बेसिकली इसमें सेक्शन में क्या है, देयर आर एटलीस्ट 2 पार्टीज टू द सूट और प्रोसीडिंग, यानी कि 2 पार्टियां होंगी कम से कम सूट। 1 पार्टी जो है जजमेंट दिखाती है कि ऑर्डर, जजमेंट ऑर्डर या डिक्लेयर दिखाती है कि जो रेलिवेंट है 40 में, सेक्शन 41 में या 42 में। तो द पार्टी प्रूव जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इन दी कोर्ट, तो वह पार्टी जो है प्रूव करेगी जजमेंट को, ऑर्डर और डिक्री को कोर्ट के अंदर। और जो एडवर्स पार्टी जो है वह क्या करेगी, वह क्या प्रूव कर सकते हैं, वह कह सकते हैं जजमेंट जो है जो मिली थी वो जो या तो क्या कहते हैं इनकम्पिटेंट कोर्ट की थी, यानी कोर्ट के पास पावर ही नहीं थी, या जजमेंट जो है ऑब्टेन की थी किसी फ्रॉड से या कोल्यूजन से। गाइस बेसिकली फ्रॉड जो है
वह सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। यानी कि अगर मान लो कोई जजमेंट जो है आपने किसी को इंटेंशन टू चीट यानी किसी को चीट करने के इंटेंशन से कोई जजमेंट ली है या कॉल्यूजन में डिक्री ली है। कॉल्यूजन बेसिकली एक तरीके का एग्रीमेंट है या कॉम्प्रोमाइज़ है दो या दो से ज़्यादा पार्टी में, जो कि क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं किसी थर्ड पर्सन को। तो गाइज़ बेसिकली अगर आपने कोई भी डिग्री इस तरीके से ली है तो इसके अगेंस्ट में जो है आप एविडेंस दे सकते हैं। तो गाइज़ ये सेक्शन कहता है कि मान लो अगर कोई भी जजमेंट जो कि रेलिवेंट है सेक्शन 40 में, जो कि एक्ट करती है एज अ रेस जुडिकेटर इंटर पार्टी है, या सेक्शन 41 में है जो कि जजमेंट इन रैम होती है, या सेक्शन 42 में जजमेंट है जो कि रेलिवेंट है क्योंकि वह जजमेंट जो पब्लिक नेचर की है। अगर इस तरीके की जजमेंट है तो जो आदमी जो है, अगर मान लो या तो वह प्रूव करे कि कोर्ट पे के पास जो है आदमी जो है एविडेंस दे सकता है कि तो ये बात कहने के जजमेंट जो है इनकम्पिटेंट कोर्ट की इनकम्पिटेंसी थी, कोर्ट के पास पावर नहीं थी, या इस जजमेंट को ऑब्टेन करने में फ्रॉड और कोलिजन हुआ है। तो गाइज़ यही सेक्शन 44 बात करता है। और आज हम इस वीडियो को यहीं तक करेंगे, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो गाइज़ अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।